तो जैसा मैंने कहा, कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आप सभी का इंटरनेट चालू है? अपना फोन आपके हाथ में रखिए और क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न एनी लैंग्वेज। इसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और ये जो साइट मैंने लिखी हुई है www.menti.com, इसको आप ओपन कर लीजिए। आप सभी अपना अपना रिस्पॉन्स दें कि आपको क्या लगता है कि हमें कोई भाषा क्यों सीखनी चाहिए। हाँ, तो जो रिस्पॉन्सेज आए हमारे पास, टू कम्युनिकेट, express our thoughts, express our views, express ourselves, to communicate. Language is a medium to express your thoughts, emotions, ideas, etc. To express our feelings, because it helps us bring together, exchange our views and communicate with one another. To understand, to be understood, expression, storing literature, documentation. Nice. Language is essential for every person to learn, as it means to convey our feelings and emotions, to understand knowledge imparted in books, to express feelings and thoughts, to be more expressive. नाइस। तो 14 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। जो कॉमन मैं बात देख पा रहा हूं, सभी ने एक्सप्रेस वर्ड का यूज किया है। एक्सप्रेस करना, और क्या क्या एक्सप्रेस करना, उसमें आ गया व्यूज, फीलिंग्स, थॉट्स, नॉलेज, हाँ जी, आइडियाज, ओपिनियंस। तो बेसिकली जो आप यहाँ पे है उसको आप कन्वे करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे भी वो कहाँ से आया? अगर लैंग्वेज नहीं होती तो क्या आप सोच पाते? सोचिए इस बारे में। लैंग्वेज सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे आप लैंग्वेज के थ्रू सोच भी पा रहे हैं। हाँ जी, पिक्चर्स के थ्रू, वो भी एक लैंग्वेज है सर। साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। तो बेसिकली कुछ मोड चाहिए आपको, कुछ टूल चाहिए जो कि आप सोच भी पाएं, जिसके थ्रू। एक स्टडी हुई थी कि क्या जो बच्चा गर्भ में होता है या फिर गर्भ से बाहर निकलता है, वो कैसे सपने देखता है। तो उसके सपने सिर्फ पिक्टोरियल फॉर्म में रहते हैं, जो उसने देखा वही उसको दिखा, कोई उसमें नरेशन नहीं होता। और हम जो सपने देखते हैं उसमें एक नरेशन होता है, एक लैंग्वेज यूज होती है। और ऐसा तो नहीं है कि मुझे जितनी लैंग्वेज आती है उससे अलग लैंग्वेज में कोई सपना देख पाता हूँ, नहीं देख पाता। तो लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प्स यू टू थिंक। अभी मैंने बात की जनरल लैंग्वेज की, कि हमें सिर्फ मतलब कोई भी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। हमें इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, इसका जवाब दीजिए आप। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट ग्लोबली, acts as a tool to connect with the whole world, as it is the most common language, because it's the global language, being the international language, universally accepted language. As various languages are spoken, a common language is necessary for communication. It's a global and common language for communication at a global level. As our world is globalizing day by day, we need to communicate globally. To communicate with the global community, English is third largest spoken language in the world after Mandarin, Chinese, and Spanish. Being global language, it is mandatory to learn this language. ठीक है, तो बेसिकली सभी का जवाब सेम ही है। ग्लोबल लैंग्वेज है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा जब आप बचपन में जहाँ भी आपने जन्म लिया, या कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, तो वहाँ की लैंग्वेज वो इजीली पकड़ लेता है, सीख लेता है, हमें सिखानी नहीं पड़ती। हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे सीख लेता है?
by listening to others around him, her, through listening, because we heard our elders speak it. By listening to elders, through listening, natural atmosphere. इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग आंसर्स आएंगे. It is basically the effect of environment in which a child is brought up. By observation, listening and seeing the activities of others. By watching, by repeating the words spoken by elder. Listening is the first and fundamental step of learning a language. Through listening from our elders, a child listens to language. Listening is the first and the fundamental step of learning a language. By imitating. Language works on principle of association of pictorial observation with listening to the spoken words by getting favorable environment. ठीक है, बेसिकली जो क्रक्स इसका निकल के आता है कि बाय लिसनिंग और बाय ऑब्जर्विंग और बाय इमिटेटिंग. अब मुझे आप बताइए कि जब हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में कौन सी पर्सनैलिटी का नाम आपके ध्यान में आता है कि किसकी इंग्लिश सबसे बढ़िया है? सभी ने एक आवाज़ में बताया शशि थरूर. ठीक है, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये एक रेडियो मिर्ची से कोई आरजे हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है. आप सुनिएगा ध्यान से. What's the difference between a normal human being and Shashi Tharoor? Well, there is this amazingly funny WhatsApp message that's doing the rounds, and I was thrown a challenge on Twitter to do this messaging of a normal human being versus how Shashi Tharoor talks on live video. Now, what makes me capable of doing this? Well, perhaps because I went to Hindu College and St. Stephen's College. So, Hindu College is the normal guy, the normal English, and of course, St. Stephen's College would be the kind of English that Shashi Tharoor speaks. So, let's give it a shot. Normal human being versus Shashi Tharoor. A normal human being. People who live in glass houses should not throw stones. Simple English. Shashi Tharoor. Individuals who make their abodes in vitreous edifices would be advised to refrain from catapulting perilous projectiles. Normal human beings. All that glitters is not gold. Shashi Tharoor. All articles that coruscate with resplendence are not truly auriferous. दिमाग घूम गया? अभी और भी है. Beggars are not choosers. Shashi Tharoor. Sorting on the part of medicants must be interdicted. Normal human being. Dead men tell no tales. Shashi Tharoor. Male cadavers are incapable of rendering any testimony. Normal human being. Beginners lack. Shashi Tharoor. Not so easy. Neophytes serendipity. Normal human being. Birds of the same feather flock together. Shashi Tharoor. Not so easy. Members of an avian species of identical plumage tend to congregate. Normal human being. जी, तो क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? हैवी वोकेबलरी यूज करते हैं शशि थरूर. ठीक है, नाइस. और आपने बिगनिंग में क्या कहा था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज? टू कम्युनिकेट. नाइस. तो ध्यान में रखिएगा दोनों बातों को. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको जनरली आंसर बताइए, इसमें कोई मेंटीमीटर नहीं है. क्या लगता है कौन से ज़्यादा इफेक्टिव है? फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू? आइल्स के लिए है. ओके, यस. तो हाथ उठाएंगे. शशि थरूर इंग्लिश को कितने कहते हैं कि इट वाज मोर इफेक्टिव? नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट ओपिनियन है. अगर है तो आप पूरा हाथ खड़ा कीजिए. यस. और नॉर्मल इंग्लिश बाकी सब? ठीक है, नाइस. तो इसका जवाब ये है कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं. तो ये एक फैक्ट है. 2018 में
एक एंथोलॉग करके एक मैगजीन आती है, 2018 के एडिशन से मैंने ये फोटोग्राफ ली है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स का नंबर कितना है दुनिया में और नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स का नंबर कितना है। तो आपको लैंग्वेज से कम्युनिकेट करना है। लैंग्वेज इज अ टूल टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। तो आप क्या चाहेंगे कि आप कम लोगों को एक्सप्रेस कर पाएं कि ज़्यादा लोगों को एक्सप्रेस कर पाएं? ज़्यादा लोगों को, बेसिक है। तो क्या शशि थरूरियन इंग्लिश, ये जो नॉन नेटिव हैं 743 मिलियन, इनको तो छोड़ दीजिए, आप सभी को समझ आई? तो हमारा पर्पज़ क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स को? जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देना। आगे तो वो कंटिन्यू कर लेंगे, जहाँ तक जाना चाहें उनके ऊपर है। तो ये शायद विजिबल ना हो पीछे तक, ये एक bbc.com का आर्टिकल है और इसमें जो लास्ट लाइन है वो ऑब्जर्व करने वाली है। इफ़ यू लर्न ओनली 800 ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लेमाज इन इंग्लिश। लेमाज का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे डू है, डिड और उससे मिला के जितने भी वर्ड बनते हैं, उससे कंबाइंड वर्ड्स, उनको मिला के एक लेमा बोलते हैं। तो if you learn only 800 of the most frequently used lemmas in English, you will be able to understand 75% of the language as it is spoken in normal life. तो ये एक फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि सिर्फ 800 वर्ड्स, सिर्फ 800 वर्ड्स इनफ हैं एक लैंग्वेज को 75% तक अंडरस्टैंड करने के लिए। और हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स इंग्लिश कितने साल सीखते हैं? कौन सी क्लास से शुरू हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज? फर्स्ट से शुरू हो रही है। नवोदय की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट से इंग्लिश शुरू हो जाती है फिलहाल और 12th तक कंटिन्यू रहती है। फिर भी 12th के बाद भी आप अंदाज़ा लगाइए, 800 शब्द सीखने हैं सिर्फ, उनको कैसे यूज़ करना है वो सीखना है। तो अगर मैं दिन का एक शब्द भी सीखूं तो भी मुझे 3 साल में पूरी इंग्लिश हो जानी चाहिए। 75% इंग्लिश तो एटलीस्ट मुझे आनी चाहिए 3 साल के अंदर। बट हम 12 साल बच्चों को रख रहे हैं और फिर भी एंड में क्या होता है कि वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमियां हैं हमारे टीचिंग स्टाइल में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जो मैंने बात कही, वैसे तो बीबीसी का आर्टिकल था तो बिलीव हो जाना चाहिए, बट अगर अभी भी बिलीव नहीं है तो ये एक टूल है जो आपको बिलीव करवा देगा, इन माय ओपिनियन, कि जो बात कही जा रही है वो काफ़ी हद तक सही है। तो ये स्प्लैश शो करके एक वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है 10 मोस्ट यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश। उसको ये अंडरलाइन नहीं करेगा। अगर मैं टॉप 1000 वर्ड्स में से कोई वर्ड यूज़ करूंगा उसको अंडरलाइन नहीं करेगा, बट मैं उसके बाहर जाऊंगा तो ये अंडरलाइन करके बता देगा। चलिए आप में से बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलिए जो कि नॉर्मल लाइफ में यूज़ होता है। एनीबडी, कोई वॉलंटियर। थोड़ा लंबा सेंटेंस चाहिएगा हमें उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि हम जो बोल रहे हैं ठीक है कि नहीं है। चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को इंग्लिश में लिखता हूँ। दो तीन लाइनें लिखी मैंने, सिर्फ एक वर्ड ऐसा आया जो कि 1000 से बाहर गया। तो क्या हमें एक्चुअल में जो हम रिच वोकेबलरी की बात करते हैं, क्या वो इतनी ज़रूरी है हमें कि नहीं है? बात वो है जिस पॉइंट पे मैं लेके आना चाह रहा हूँ। सिर्फ अगर हम 1000 वर्ड्स भी सीख लेते हैं तो डेट्स इनफ टू कन्वे टू 75% ऑफ द वर्ल्ड। तो जो बचा हुआ 25 है, क्या उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है कि नहीं है? ये एक सोचने लायक प्रश्न है।
चलिए, तो इस सब से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि एक टीचर का, एक इंग्लिश टीचर का पर्पस सिर्फ रिच वोकेबलरी करना नहीं है। ये तो क्लियर है कि सिर्फ 1000 वर्ड्स अगर आप सिखा देते हैं बच्चे को, डेट्स इनफ। तो अगर आप सिर्फ वोकेबलरी पे ही ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे ज़्यादा नहीं होने वाला। तो उसके अलावा आप मुझे बताइए, एक तो वोकेबलरी का तो हमने सोच के देख ही लिया, उसके अलावा क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकते हैं एक इंग्लिश टीचर की, एक लैंग्वेज टीचर की बेसिकली। तो आप menti.com पे जाएंगे दोबारा। आप सभी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, काफ़ी को 20-25 साल भी हो चुके हैं। तो आप मुझे ये बताइए, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ लैंग्वेज टीचर? Create opportunities for students, motivate them, focus on language skills to make students able to communicate in the targeted language, to develop LSRW skills of students, act as a facilitator for learning language, learning English language, to make sure that students get to know about the basics of a language and then leave up to them to reach the upper level as per their requirement. Okay. To help the child become more expressive, to help the child build their interest in language. Make a child that much confident and competent that he is able to express himself or herself what he wants to in English. To make students to stress upon listening, speaking skills. Help students to express themselves as well as understand others, to make learning easy and interesting so that children learn it willfully and excel. Train students to read, write and pronounce foreign languages. Plan lessons, keep records, assess students' progress. To present their imagination through the words, make students efficient enough to tackle their life, developing other life skills. Yes, तो developing other life skills की बात हमने करी। चलिए, अब इसी पॉइंट पे थोड़ी देर बात करेंगे हम। ठीक है, मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूँगा। अब इस टूल को हम दूर रख रहे हैं, टूल का काम हो गया मेंटीमीटर का, अब जस्ट इंटरेक्शन रहेगा। यस, व्हाट्स द एक्चुअल ड्यूटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर? आप सभी ने कहा कम्युनिकेशन, मैं कहूँगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अब आप मुझे रिस्पॉन्सेज चाहिए मुझे आपसे कि हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी टॉट। आप लोग कैसे सिखाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन? यस प्लीज। Teach them how to pronounce words correctly with proper pitch, tone, intonation. पिच, एक वर्ड आया पिच, नाइस। और कोई ऑप्शन, ओपिनियन आपका कुछ? Choice of vocabulary. If we are speaking in a formal setting, then we have to use formal words. If we are speaking in informal, we have to use certain kind of words. चॉइस ऑफ वर्ड्स, यस। कहाँ पे कौन सा वर्ड? सिर्फ वोकेबलरी नहीं बोलेंगे मैम, इसको बोलेंगे कि आपके पास वोकेबलरी का भंडार हो बेशक, लेकिन आपको ये ना पता हो कि कहाँ पे कौन सी वोकेबलरी यूज़ करनी है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है उसका भंडार होने का। ठीक है, चॉइस ऑफ वर्ड्स कि किस जगह पे आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, और कुछ? यस, तो ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे ये सब मिला, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात हुई चूजिंग राइट वर्ड्स, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन, कि जो हम सोच रहे हैं क्या उसको वैसे का वैसा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बार ये होता है हम सोच तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उसको बता नहीं पाते, फिर सामने वाले को मिसकम्युनिकेशन होता है, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं हम, ऐसे नहीं ऐसे बोला था मैंने। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पर्पज़ ये होता है कि जो आप सोच रहे हैं वैसे का वैसा सामने की तरफ जाए, किसी को भी आप बता रहे हैं तो। ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग थॉट्स, हम खुद ही जंबल्ड रहते हैं दिमाग में कि कौन सी चीज़ पहले बोले कौन सी बाद में बोले, वो हमें समझ ही नहीं आता। तो उसको ऑर्गेनाइज कर पाना, थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाना, उसको स्ट्रक्चर कर पाना, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या वो एक ड्यूटी नहीं है टीचर की?
वो सिखा पाना। लिसनिंग, लिसनिंग पे जैसा कि LSRW में है, सबसे पहले लिसनिंग आती है, और आपने कहा भी कि बच्चा कैसे सीख पाता है, लिसनिंग से। तो लिसनिंग भी एक सिखाने की ज़रूरत है आज के वक्त में, क्योंकि हम किसी को भी देख लें तो वो आपके सेंटेंसेस को कंप्लीट होने से पहले उसके पास जवाब दिमाग में रह जाता है। जब आप पहले ही सोच लेते हैं कि आपको क्या बोलना है, तो आप आगे वाला सुनते ही नहीं हैं, किसी का भी। मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा, अडल्ट्स भी। तो अगर आप लिसनिंग का एक स्किल सिखा पाएँ कि कैसे दूसरों को सुनना है, क्योंकि जो नॉलेज बढ़ती है वो लिसनिंग से ही बढ़ती है। क्या बोलने से हम नॉलेज बढ़ा सकते हैं? बोलने से हम जो हमारी ऑलरेडी नॉलेज है उसको हम कन्वे कर रहे हैं, बट लिसनिंग से हम एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ये किसी ने नहीं बोला। क्या ये एक इंग्लिश टीचर की ड्यूटी नहीं है? कौन, अगर इंग्लिश टीचर ये चीज़ नहीं सिखाएगा, आप सभी मानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? है? तो आपके स्कूल में कौन सा ऐसा टीचर है जो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज की बात करेगा? क्या कोई और टीचर इसके बारे में बात करेगा? एक इंग्लिश टीचर की ही ड्यूटी बनती है। एग्री करते हैं? कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज आप किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी इंसान की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो वो सिखाएगा कौन? एक इंग्लिश टीचर का मुझे लगता है सबको नहीं करना चाहिए सर, ये तो नेचुरल एफर्ट है ना। सबको तो करना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा ड्यूटी किसकी बनती है? क्योंकि सभी तो बाकी और चीज़ों में लगे हुए हैं। बॉडी लैंग्वेज किसका पार्ट है? क्या कम्युनिकेशन का पार्ट बॉडी लैंग्वेज नहीं है? इट इज़ अ लैंग्वेज। ये भी तो एक लैंग्वेज है, नाम में ही बॉडी लैंग्वेज आया, तो लैंग्वेज टीचर हो आप। बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम बात ही नहीं करते। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग पोजेज। ऐसे तो इंग्लिश भी दूसरे टीचर्स को भी सिखाना चाहिए। आज NAP यही बात कर रहा है, आपको भी मैथमेटिक्स सिखाना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी जो बात कर रहे हैं। पर मेन ड्यूटी किसकी? इंग्लिश सिखाना आपकी। इंसर्टिंग पोजेस, कहाँ पे पोज लेना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलते हुए कहाँ पे रुकना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो हिंदी वाला सेंटेंस आपने सुना ही होगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सिर्फ एक पोज से मीनिंग बदल गया। तो पोज लेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे पोज ले रहे हैं। उसी का एक पार्ट है पिच वेरिएशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर मैं एक मोनोटोनस आवाज़ में बोलना शुरू कर दूं, एक कंप्यूटर की तरह, तो आप कितना सुनेंगे? जब मैं आवाज़ को ऊपर लेके जाता हूं और जब मैं आवाज़ को नीचे लेके आता हूं, तब आपका ध्यान मेरी तरफ आता है। दैट इज़ वॉइस मॉड्यूलेशन, जो कि हर एक टीचर को सिखाना चाहिए। चलिए, मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। कौन खड़ा होगा? एनी वन वॉलंटियर? आप ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें 4 वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है। हाँ, आप पहले सिर्फ पहले वर्ड को स्ट्रेस आउट कीजिए। आई डिडंट से योर लैंग्वेज इज आउटडेटेड। मैंने आई पे स्ट्रेस किया, आई डिडंट से योर लैंग्वेज इज आउटडेटेड। ठीक है, अब आप स्ट्रेस कीजिए से पे। I didn't say your language is outdated. अब योर पे स्ट्रेस करके देखते हैं। यस, आई डिडंट से योर नॉलेज इज आउटडेटेड। क्या अलग अलग मीनिंग आ रहा है? सेंटेंस तो एक ही बोल रहे हैं हम, कैसे अलग अलग मीनिंग आ रहा है? सिर्फ स्ट्रेस किस वर्ड पे दिया, उससे वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। अगर मैं आई पे स्ट्रेस दे रहा हूं तो सामने वाले को लगेगा कि मैंने नहीं कहा था, किसी और ने कहा था। अगर मैं से पे स्ट्रेस दे रहा हूं तो किसी को लगेगा कि मैंने बोला नहीं था, मैंने लिखा होगा, हो सकता है। तो जिस पे भी मैं स्ट्रेस दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। और जो मैंने बात की रिस्पॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्लियर है? रिस्पॉन्ड हम कब करते हैं? जब हम पहले हिंदी में कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रिस्पॉन्डिंग मीन्स।
कि आप पहले अपने थॉट्स को अलाइन कर लीजिए, फिर आप बोलने की शुरुआत कीजिए। हम इतना जल्दबाजी में रहते हैं कि हम बोलना शुरू कर देते हैं और उसी की वजह से हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम रहती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बात की, एंड में क्या आता है? आफ्टर टीचिंग दिस टीच ग्रामर। उसके बाद ग्रामर की बारी आती है। इनमें कहीं भी ग्रामर यूज नहीं होगी। ये सब चीज़ें आप विदाउट ग्रामर सिखा सकते हैं। कोई क्वेश्चंस? कुछ डाउट आ रहा हो दिमाग में? एनीथिंग? यस, और क्या ड्यूटी है उसके बारे में ये नेक्स्ट स्लाइड है। थिंकिंग, जो मैंने बात की कि हम भाषा में सोचते भी हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं भाषा को लेकर। तो जो सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्या आपसे बेटर कोई सिखा सकता है? जब हम सोच ही भाषा को लेकर रहे हैं, भाषा में ही सोच रहे हैं और भाषा को हम अच्छे से सिखा पाएं, तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप नहीं आ जाएगी? हर चीज़ को क्वेश्चन करना, वाई एंड हाउ, हर चीज़ का जानना, वो एक क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। आप मुझे आइडियाज़ दीजिए, आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं क्लास में, अगर कोई सिखाते हैं तो। आई बिलीव आप सभी क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, तो कैसे सिखाते हैं मुझे बताइए। कोई अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? यस, एनीबॉडी? आप बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं रहे, बोलिए। Sir, I was teaching glimpses in the past. तो उसमें सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज दोनों चीज़ों के बारे में बताया कि एक पॉइंट पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हो सकता है अगर वो दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो बच्चों का आंसर भी आया कि जो बच्चे हैं दे वर गेटिंग मैरिड एट 10 और 11 की एज। द पर्सन दे वर गेटिंग मैरिड टू 60 प्लस। तो 5 साल में विडो हो जाते थे एंड the kids who were 15 or 16 years old were getting burned with the dead bodies of the husband. तो ये एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इस प्रथा का निकल रहा था when they were existing together. तो इस तरह के क्वेश्चंस 10th में होली चैप्टर है तो वहाँ पर क्या डाउरी सिस्टम, तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो चैप्टर्स के बीच में आ जाती है बिकॉज लैंग्वेज सिखाते हैं तो फोकस इज नॉट ओनली लैंग्वेज। फायर पेंडेंट को भी साइंस के चीज़ें आ जाते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट टीच विद लैंग्वेज। नाइस। तो आई थिंक शी डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जैसा मैंने कहा कि आप जो डेली पढ़ाते हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग एक ऑलरेडी एम्बेब्ड है, उसके अंदर ही है। यस, नेक्स्ट है टीचिंग डिबेटिंग एंड लॉजिकल फैलेसीज। आप में से डिबेट्स कितनों ने यूज किया है क्लास में? लगभग 10% टीचर्स। तो आप मतलब एक डिस्कशन करवाते हैं या एक बहस करवाते हैं, जिसको हम बहस बोलते हैं? बहस। डिवाइड करके एक फॉर मोशन, एक अगेंस्ट द मोशन और उस चीज को वैसे उस तरीके से डिस्कस करना। Yes, nice. तो एक फॉर द मोशन और एक अगेंस्ट द मोशन। क्या आप स्विच भी करते हैं दोबारा? अब जिसने फॉर में बोला था वो अगेंस्ट में बोला। सर नहीं, ऐसे नहीं, वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, मतलब डिफेंड कर सकते हैं कि हमारा पॉइंट यहाँ पे वैलिड है। किसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या हिंदी वर्ड्स या फिर लोकल लैंग्वेज वर्ड्स यूज़ करने देते हैं? हाँ जी मैम, आपसे क्वेश्चन है। क्या आप जो स्टूडेंट्स हैं जब अपनी रीजनल लैंग्वेज में डिबेट करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश के बीच में कुछ वर्ड्स हिंदी के आ जाते हैं या फिर पंजाबी के आ जाते हैं, तो क्या आप उसको रोक देते हैं या फिर आप उसको एनकरेज करते हैं? Sir, we never stopping them. We let them speak first. But at the end करते हैं, स्टार्टिंग में बोलने देते हैं, कभी टोकते नहीं है बीच में। We let them finish their words. तो जैसा हमने जाना कि एक्सप्रेसिंग ज़रूरी है। अब वो किस लैंग्वेज में कर रहे हैं वो ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता। पहले उनको एक्सप्रेसिंग सिखा दीजिए कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अगर आप वहीं पे रोक देते हैं तो उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। ठीक है, तो उसको रोकना नहीं है, पहले आप एक्सप्रेस करना सिखा दीजिए, इंग्लिश तो बहुत इजीली आ जाएगी।
अच्छा, लॉजिकल फैलेसीज भी है इसमें। डिबेट करते हुए क्या हम फैलेसीज के बारे में बताते हैं? फैलेसीज क्या होती हैं शायद आप जानते ही होंगे। नहीं, वो कुछ और होता है सर। जैसे मैं एक फैलेसी का एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूँ कि जब हम डिबेट करते हैं, हम क्या, पॉलिटिशियंस को लीजिए आप, पॉलिटिशियंस जब डिबेट करते हैं तो क्या वो बात पे डिबेट कर रहे होते हैं कि इंसान पे डिबेट कर रहे होते हैं? इंसान को टारगेट करते हैं वो एक लॉजिकल फैलेसी है कि आप उस सामने वाला जो सही बात भी बोल रहा है उसके कैरेक्टर को बदनाम कर दीजिए। तो ये एक लॉजिकल फैलेसी है। इस तरह से ये पूरी जो फोटोग्राफ है इसमें सारी लॉजिकल फैलेसीज लिखी हुई हैं। ये भी एक पार्ट है कम्युनिकेशन का, डिबेटिंग का। और आपने सुना होगा हमारे पास्ट में शास्त्रार्थ होते थे। क्या था वो शास्त्रार्थ क्या था? आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा। उनका एक बहुत फेमस शास्त्रार्थ है जो कि वाराणसी में उन्होंने किया था, और एक कल्चर था शास्त्रार्थ करने का। That is basically debating on the basis of धर्म पॉइंट ऑफ व्यू। उसके रूल्स होते थे प्रॉपर, उसमें एक विनर होता था। तो वही रूल्स हम जब आज डिबेट करते हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं आज भी, और वेस्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। वही रूल्स लिखे हुए हैं ये लॉजिकल फैलेसीज में। तो ये भी बताना ज़रूरी है कि हम डिबेट कैसे करें, और उसमें जब सामने वाला कोई लॉजिकल फैलेसी को लेके आ रहा हो बीच में तो उसको कैसे पॉइंट आउट कर पाएं। पब्लिक स्पीकिंग एंड रिमूवल ऑफ स्टेज फियर, क्या ये ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल है। तो कौन सिखाएगा? सिर्फ लैंग्वेज टीचर नहीं, सभी टीचर सिखाएंगे, बट लैंग्वेज टीचर का मेन रहना चाहिए ये कि आप जब स्टेज पे बोलना सिखाते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आप नॉर्मल कम्युनिकेशन और स्टेज से कम्युनिकेशन करने में काफ़ी चीज़ें अलग हैं। तो वो स्टेज फियर को दूर करना वो एक पार्ट है। प्रेजेंटेशन, सेलिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स। कहीं भी आप चले जाइए दुनिया में, कहीं भी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन आपको करनी पड़ेगी। कुछ भी आप बेचते हैं तो आपको कई जगह आपको खुद को बेचना पड़ता है, कई जगह आप प्रोडक्ट को बेचते हैं। जब भी आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, यू आर बेसिकली सेलिंग योरसेल्फ टू द अदर पर्सन। तो आपको सेलिंग स्किल्स ये भी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। किसी भी जॉब में आप चले जाइए, प्रेजेंटेशन करना, कभी भी डील होती है कुछ भी तो नेगोशिएशन करना। जो हमारी हिंदुस्तान की जो लेडीज़ हैं वो एक सब्जी वाले के साथ जो करती हैं, वो नेगोशिएशन स्किल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, वहाँ पे यूज़ हो रहा है। कई लोग बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है नेगोशिएशन। अगर आपने नेगोशिएशन करना सीख लिया तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा, हर मोमेंट पे काम आएगा। और भी कुछ है। कई बार हम नए लोगों से बात करने से काफ़ी कई बार क्या, इनिशियली तो इंसान घबराता ही है, और ज़रूरत हर जगह पड़ती है आपको नए लोगों से बात करने की। नए लोगों से बात नहीं करेंगे तो नए कनेक्शंस कैसे बनेंगे? तो नए लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, या फिर स्ट्रेंजर्स से भी बात कैसे करनी चाहिए? आप कितने भी जो सक्सेसफुल लोग हम कहेंगे कोट अनकोट में, तो उन्होंने कभी ना कभी ये एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखा कि जिसको हम जानते ही नहीं उसको कैसे अप्रोच करना है, उससे कैसे बात करनी है। अगर आपको ये आ गया, इट इन्वॉल्व सेलिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस एक फियर को दूर करना है अपने अंदर से। हाउ टू टेक बेटर एंड कैलकुलेटेड रिस्क। आज हम सभी एक हिंदुस्तान की एक प्रॉब्लम है कि हम सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। क्या रीज़न है उसका? एक पिता अपनी बेटी का हाथ सरकारी नौकरी वाले दामाद के हाथ में ही देना चाहता है। क्या रीज़न है उसका? हाँ जी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अलावा एक और वर्ड है कंफर्ट।
सिक्योरिटी तो है ही, बस सिक्योरिटी के साथ साथ एक चीज़ साथ में आ जाती है, कंफर्ट। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप इनसिक्योर होते हैं, तो इसका मतलब हम रिस्क ना ही लें। क्या ये आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका है कि नहीं है, ये आप पर छोड़ देता हूँ मैं सोचने के लिए, कि आप रिस्क ही नहीं लेंगे लाइफ में तो क्या आप कभी ग्रो कर पाएंगे? क्या आप सिर्फ सिक्योरिटी को ही ढूंढते रहेंगे तो क्या आप कभी ग्रो कर पाएंगे? ये भी हमें सिखाने की ज़रूरत है। तभी सरकारी नौकरियों की तरफ बच्चे ज़्यादा भाग रहे हैं कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाह रहे हैं, एक कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग, सभी की बात नहीं कहूँगा मैं, गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ इसलिए आना चाह रहे हैं कि उनको निकाला नहीं जा सकता, चाहे वो काम करें कि या ना करें। तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है लाइफ में फॉलो करने के लिए, इन माय ओपिनियन। तो हमें रिस्क लेना सिखाना ज़रूरी है, बट रिस्क भी कौन से? ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही कंफर्ट जोन से दूर दूर चले जाएं तो आप मतलब जेल में भी हो सकते हैं ठीक है, तो कंफर्ट जोन को इतना भी दूर नहीं जाना कंफर्ट जोन से रिस्क लेने के चक्कर में कि आप लॉ को ही ब्रेक कर दें या फिर कुछ ऐसा कर दें। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ये सिखाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हाउ टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये रिस्क टेकिंग का ही एक पार्ट है कि कंफर्ट जोन में हम हमेशा रहना चाह रहे हैं, हम वो काम करना चाह रहे हैं जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। आप भी जो आप पहले से जिस तरह से पढ़ाते आ रहे हैं उससे अलग जाना, वो एक कंफर्ट जोन को लीव करना है। और आपके लिए एक एप्रिसिएशन की बात है ये कि आप यहाँ पे वही सीखने के लिए आए, कंफर्ट जोन को कैसे लीव करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह से चल रहे हैं, काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, उससे अलग हटना, उससे अलग हट के कुछ करना, डेट इज़ आई वुड से कंफर्ट जोन को लीव करना। और कभी भी इजी नहीं होता, इजी नहीं होता, इसलिए सीखने को बहुत कुछ होता है। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप बहुत कम सीख पाएंगे। जब आप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा एज पे भी आ जाएंगे कंफर्ट जोन के, अगर मैं कंफर्ट जोन को एक सर्कल मानूं तो उसके जितना बीच में आप रहेंगे उतना कम लर्निंग होगी, जितना उसके एज पे आते जाएंगे उतना लर्निंग बढ़ती जाएगी। उससे ज़्यादा बाहर चले जाएंगे तो जैसा मैंने कहा, वो आप जेल में भी हो सकते हैं, तो इतना बाहर भी मत जाएं। हाउ टू रीड फास्ट, फास्ट मूविंग वर्ल्ड है। हाउ टू रीड फास्ट तो है ही, बट हाउ टू रीड इफेक्टिवली एज वेल। मतलब फास्ट पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आप चीज़ों को छोड़ दें, फास्ट भी पढ़ना बट इफेक्टिव भी पढ़ना, वो भी सिखाना ज़रूरी है। हाउ टू टेक नोट्स, ये कोई नहीं सिखाता हमें, और हर पॉइंट पे हमें करना पड़ता है, आप अभी भी कर रहे हैं। आप जब भी कुछ नॉलेज आपको मिलती है तो नोट्स लेना ज़रूरी है, बट कौन सी क्लास में आपको सिखाया गया था ये? किसी ने नहीं सिखाया। तो जिन चीज़ों की हमें लाइफ में ज़रूरत पड़ती है वो सिखाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो मेरी ये सब इंक्लूड करने का यही पर्पज़ है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो हर चीज़ में इफ़ेक्टिव हो पाए, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाए, हमसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। क्रिएटिविटी, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टीचिंग एनीथिंग आई वुड से, बट इंग्लिश में और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ख़ास तौर पे क्रिएटिविटी आपको सिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, इन द एंड जो पॉइंट मैंने लिखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगी। इसको बोलते हैं कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें कि स्टूडेंट अपने साथ वाले बच्चे से या फिर अपने दोस्त से ये पूछने लग जाए कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जब आप इस लेवल पे पहुंचा देते हैं बच्चों को तो उसमें सीखने का एक जुनून आ चुका है, वो खुद से सीख सकता है। तो जब वो ये बोलना शुरू कर देगा इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो दैट वुड एक्चुअली बी स्टार्टिंग ऑफ हिज लर्निंग। आप कितना भी ठूसते रहें उसके दिमाग में, जब तक वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता।